तो भाई तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अभी तक जो हमने बात करी थी कैपेसिटर की, तो हमने एक बैटरी ली थी V वोल्टेज की, और इस बैटरी की वजह से कैपेसिटर हो रहा था चार्ज। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट आ रहा था इसमें I, और इसके अंदर जो करंट आ रहा था वो आ रहा था ID या IC, और IC और ID बराबर थे। लेकिन ये कौन सा बैटरी वोल्टेज था? कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन अब बात हो रही है AC वोल्टेज की। अगर वोल्टेज AC हो तो उस समय किसी इंस्टेंट पर जो करंट हो IC, तो इसके अंदर जो करंट आ रहा है ID वो बराबर होगा। ये कैपेसिटर मेड ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया कितना है? प्लेट्स का एरिया कितना है? A। उनके बीच का सेपरेशन है D। उनके बीच का सेपरेशन है D। इस चार्ज बाय एन एक्सटर्नल AC सोर्स, AC सोर्स लगाया हुआ है। शो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि अंदर आ रहा है कैपेसिटर के अंदर, इनसाइड द कैपेसिटर, इज सेम एज दैट ऑफ करंट चार्जिंग द कैपेसिटर, इज सेम एज दैट द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। वो करंट जो करंट को कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। तो वोल्टेज ये है ना ऐसे, वोल्टेज ऐसी है, इस तरह की वोल्टेज है। इस तरह की वोल्टेज से जो करंट आता है वो ऐसा ही आता है, इसी तरह का करंट आता है। तो कभी करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसका मतलब है कभी करंट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम किसी एक साइकिल की बात कर रहे हैं, और एक साइकिल में भी आधी साइकिल की ही बात करेंगे। तो आधी साइकिल में ये कैपेसिटर चार्ज होगा, आधी साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, और उस आधी साइकिल में 0 से लेके T/2 टाइम तक करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में रहेगा, और करंट होगा चार्ज, कैपेसिटर होगा चार्ज ड्यू टू दिस कंडक्शन करंट। और ये जो कंडक्शन करंट है वो कितना होगा? I0 sin ओमेगा t, है ना, I0 sin ओमेगा t। और वो लगातार चेंज हो रहा है करंट। लेकिन हम कौन से साइकिल की बात कर रहे हैं? एक साइकिल में भी सिर्फ आधी साइकिल की, जिस समय कोई करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस करंट की वैल्यू बदल सकती है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, वैल्यू बदल सकती है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा इस पूरी साइकिल में। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर, हम बात कर रहे हैं यही वाले की, इस वाले की, 0 से लेकर T/2, मान लो T = 0, किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम T पर सर्किट में करंट है I, सर्किट में करंट कितना है? I। और जब यहां से लेके 0 से लेके T टाइम तक करंट फ्लो हुआ होगा, सर्किट में करंट फ्लो हुआ होगा, और बढ़ के I हो गया। तो मतलब कैपेसिटर भी क्या हो गया होगा? थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होगा कैपेसिटर। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर चार्ज है Q, यहाँ पर प्लस Q, वहां पर माइनस Q। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द कैपेसिटर हैज चार्ज Q, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैपेसिटर हैज चार्ज Q। और ये Q चार्ज है, और ये Q चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार करंट आ रहा है। करंट आ रहा है तो यहाँ से करंट, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से चार्जेस आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि लगातार करंट फ्लो कर रहा है, लगातार करंट फ्लो कर रहा है, लगातार करंट है। भले ही करंट की वैल्यू बढ़ रही हो फिर घट रही हो, लेकिन है तो करंट इसी डायरेक्शन में, तो करंट है। तो इस चार्ज की वजह से, और ये चार्ज की वजह से जो इस पे वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, किस पे? कैपेसिटेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा? V बराबर Q/C। अरे ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले से? यस सर। V = V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से चार्ज क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है Q = V/C।
सॉरी CV, चार्ज कितना आ रहा है CV। ये चार्ज किस इंस्टेंट पर यहाँ पर है और ये चार्ज बढ़ रहा है। मान लो अगले t टाइम में dq चार्ज आ गया, सॉरी अगले dt टाइम में dq चार्ज आ गया, तो करंट कितना फ्लो हुआ सर्किट में। अगले dq चार्ज आया dt टाइम में, तो करंट कितना फ्लो हुआ सर्किट में, dq अपॉन dt। तो करंट फ्लो इन सर्किट, करंट फ्लो इन सर्किट, तो I बराबर क्या होगा, dq अपॉन dt, d अपॉन dt। और चार्ज कितना आ रहा है, जो चार्ज इसके पोटेंशियल को चेंज कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, बोलो, कैपेसिटेंस फिक्स है, तो कैपेसिटेंस तो बाहर आ जाएगा, और dv अपॉन dt। वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, C V0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का कितना डिफरेंशिएशन होता है, ओमेगा t साइन का होता है कॉस, और जो भी एंगल है वो रख देते हैं कॉस ओमेगा टी, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम के साथ जो चीज है उसका अलग, मतलब ये हमने जो डिफरेंशिएशन करा है किसका करा है, साइन का, साइन का हो गया कॉस, और एंगल का एंगल जो रख दिया वो रख दिया। फिर इसके बाद ओमेगा टी का करेंगे, तो ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर, और टी का डिफरेंशिएशन 1, तो करंट आ जाएगा C ओमेगा C V0 cos ओमेगा टी। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये हो गया करंट। अच्छा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। ये कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट है अपना, जो वायर में फ्लो होता है। अब आते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ID बराबर, बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंटू एरिया ऑफ द कैपेसिटर, पूरा एरिया लेंगे कैपेसिटर का, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एरिया बाहर कांस्टेंट है, एरिया उसी के बराबर है, किसके बराबर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बराबर, तो d अपॉन dt इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा की वैल्यू हमने रख दी q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। q क्या है, वो चार्ज जो इस पर प्लेट पर आ रहा है, वो चार्ज जो प्लेट पर आ रहा है, इसके प्लेट पर कितना चार्ज आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, q चार्ज आ रहा है किस इंस्टेंट पर, यही तो लिखा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, a से a कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, dq बाय dt, तो 1 अपॉन, सॉरी, d अपॉन dt। और q इस कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इस कैपेसिटर क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, q इक्वल टू CV, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, q अपॉन c, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा q अपॉन c, तो q बराबर रख देंगे CV, सही बात है, q बराबर क्या रख देंगे CV, तो c बाहर हो जाएगा, फिर से c बाहर, d अपॉन dt, और वोल्टेज इससे जनरेट हो रहा है जो इसको मिल रहा है V0 साइन ओमेगा t, तो कितना हो जाएगा c V0 कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा कॉस, और ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द कंडक्शन करंट, दिस इज द कंडक्शन करंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला तो भी वही वैल्यू आती है,
कंडक्शन करंट करा तो वही वैल्यू होती है। तो यही प्रूफ करने को कहा गया है कि अगर एसी सोर्स सप्लाई करें, अगर एसी सोर्स सप्लाई करें तो जो सर्किट के बाहर वायर्स के अंदर करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए। ये प्रूफ करो। देखिए
लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। 0 आएगा सर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जब फुल्ली चार्ज हो गया, मान लो इस पर चार्ज हो गया Q, है ना, और इसका कैपेसिटेंस है C, तो Q बाय C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? Q बाय C। और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये यहाँ से चार्ज फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ये इसको अपोज करेगा, तो नेट चार्ज क्या आएगा सर्किट में? 0, क्योंकि चार्जेस तभी फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहाँ पे पोटेंशियल बताओ V, यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ V, यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ भी V, यहाँ भी V, क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ नहीं करेगा, बीच में एयर है, एयर किसको फ्लो नहीं होने देगी? करंट को, है ना। बीच में कंडक्टिंग वायर मिला दो इसको ऐसे, तो करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए जब क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट व्हेन कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, तो जब कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज, द नो चार्ज विल फ्लो इन द सर्किट, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा सर्किट में, इन द सर्किट, तो सर्किट में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगर कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, सो कंडक्शन करंट विल बी 0, कंडक्शन करंट विल बी 0। कंडक्शन करंट अगर 0 है, कंडक्शन करंट अगर 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखें। सिंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, मिल गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अगर तुम बड़ी बैटरी ले आओ तो और चार्ज होगा कैपेसिटर, और चार्ज होने लग जाएगा, पर इतनी बैटरी से तो इतना ही चार्ज हो सकता है, क्योंकि इसका वोल्ट 10 वोल्ट है, तो इसका भी मान लो 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V, और जो किसके बराबर है? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितना होगा एट दिस टाइम? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, यानी V अपॉन L। और अगर चार्ज के फॉर्म में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो चार्ज के फॉर्म में ये वाला आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अरे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q, यही तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन A ही तो होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डी फाई अपॉन, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू में ये वाला फॉर्मूला लिखो, चाहिए ये वाला फॉर्मूला लिखो, मैं ये वाला लिख रहा हूँ वी वाला, तो वी ए अपॉन एल, तुम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन, अरे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, अब ये वाला यूज कर रहा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए से ए कट गया, कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और फाई कितना है? या तो ये वाला ले लो फाई, या ये वाला ले लो,
तो अगर हम ये वाला ले वी है अपॉन एल, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर, और वो चेंज हो नहीं रहा। अब तो वो हो गया 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सेम हो गया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, जितना बैटरी का उतना इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आ रहा, एरिया में चेंज होगा नहीं, लेंथ में चेंज होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। और क्या हो सकता है, दूसरा वाला फॉर्मूला अगर हम ले, ये वाला फॉर्मूला अगर हम ले, तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर जितना चार्ज होना था हो गया, कितना चार्ज आना था, क्यू चार्ज आना था, क्यू चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया। अब ये क्यू चार्ज जो कि इस पर आया कैपेसिटर पर है वो चेंज होगा नहीं, अरे पहले तो चार्ज बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे चार्ज चेंज हो रहा था कैपेसिटर पर, अभी फुल्ली चार्ज हो गया, अभी इतना मैक्सिमम चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज आएगा नहीं जब तक बैटरी चेंज ना करें। तो दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। चाहे इस वाले फॉर्मूले से कर लो चाहे इस वाले से, दोनों से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो और कंडक्शन करंट भी जीरो। फॉर्मूले की उसमें ना दिखा के हाँ हाँ वैसे लिखेंगे, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कि भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा, इस पे जो चार्ज आना था आ गया, अब कोई चार्ज में चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिक्स हो जाए तो कंडक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। ठीक है, इस तरह से कर लो। बढ़िया है, मौज आ गई आज तो कुत्ते की। हाँ ठीक है, सुन लिया। नो है, नाउ लिख दिया आपने, नो आएगा। कहाँ पे, नाउ चार्ज, नो चार्ज। अनिल भी और ये सुंदर भी या नहीं देखिए कौन करो तुम्हारा नहीं बस ये करने के चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना ये वाला क्वेश्चन। तुम क्या नाम है, यतेंद्र, एग्जाम्पल नंबर 8.1 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख लो तुम साथ के साथ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स, with circular plates
of radius 1 meter has a capacitance of, जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऐसे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करे, एक भी नहीं आया और अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन, अब मैंने देख लिए आते हुए पेपर में। एट टी इक्वल टू ज़ीरो, सीबीएसई में आ जाते हैं, टी इक्वल टू ज़ीरो इट इज, नहीं नहीं मान, इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग in series with resistor R। R की वैल्यू है 1 मेगा ओम, यानी 10 की पावर 6 ओम, 1 मिलियन, 10 लाख ओम, अक्रॉस ए 2 वोल्ट बैटरी, बैटरी है 2 वोल्ट एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द magnetic field, calculate the magnetic field at point P or halfway between the center, between the center and the periphery of the plates, periphery of the plates after time 10 raised to power minus 3 second, full stop. The charge on the capacitor at time t is q as a function of time t equal to cv 1 minus exponential minus t upon capital T, minus t upon tau, where tau is the time constant, and it is equal to RC। R मल्टीप्लाई C करोगे तो ये कैपेसिटेंस, सॉरी टाइम का फंक्शन बनेगा, टाइम का डायमेंशन बनेगी। बोम नोश, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतना बड़ा बनाया हमने थोड़ा सा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी रेडियस है 1 मीटर, ऑफ कोर्स सर्कुलर है,
इसकी रेडियस है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 1 मीटर, इसकी रेडियस है इसकी 1 मीटर। ये पूरी लेंथ वो हो जाएगी डायमीटर। अरे सर्कुलर है, बनाया दिखाया हमने लाइन से, सर्कुलर प्लेट है ऐसे ऐसे, और ये भी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। तो इसका डायमीटर हो जाएगा 2 मीटर का। रेडियस 1 मीटर हैज कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 नैनो फेराड, 10⁻⁹ फेराड। At t equal to 0 it is connected for charging in series with resistance of 1 मेगा ओम। एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ 1 मेगा ओम का, यानी 10⁶ ओम का, यानी 10 लाख ओम का, और इट इज कनेक्टेड विद एट t equal to 0 पर ये कनेक्ट कर दिया गया, t equal to 0 पर 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। t equal to 0 पर 2 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया गया, कनेक्ट। क्या लिखा हुआ है एट t equal to 0 इट इज कनेक्टेड विद, किस कौन कनेक्ट कर दिया गया, ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया 10⁶ ओम के रजिस्टर के साथ 2 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो t equal to 0 पर कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, विच इज हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी। तो ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है, इनके बीच में है हाफ वे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर। अरे पूरा 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आधे में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पे, कल मैंने दिखाया था ना क्वेश्चन, कुछ टाइप से। हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर t equal to 10⁻³ सेकेंड। कितने टाइम के बाद, 10⁻³ सेकेंड बाद t equal to 0 पर कनेक्ट किया, कनेक्ट होगा तो यहाँ से चार्जेस निकल के यूं घूम के यहाँ आएंगे, इस पे चार्जेस बढ़ेंगे, इस पे आएंगे पॉजिटिव चार्जेस, है ना, और इस पाएंगे नेगेटिव, और कुछ टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। लेकिन मान लो 0 सेकंड पे कनेक्ट कर दिया, और मान लो 1 सेकंड बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया, 1 सेकंड ही लगता है, ज़्यादा इतना टाइम लगता है, 1 सेकंड बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में इस पे चार्जेस बढ़ेंगे। अरे चार्जेस बढ़ेंगे, तो जो चार्जेस बढ़ेंगे उसका फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा, कि किसी भी टाइम t पर इस पर कितना चार्ज है वो है q, वो किसके बराबर होगा, CV1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t/τ। ये पहले एक फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आता था, ये वाला फॉर्मूला पहले डेरिवेशन के लिए आता था, अब तो सिलेबस से कट गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। तो भाई पहले वाला फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आता था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नाम से, कि कैपेसिटर में जो चार्जिंग होती है वो इस फॉर्मूले से होती है, मतलब आप टाइम रखते जाओ, पता लगता जाएगा इस टाइम पे इतना चार्ज है। t equal to 0 रखोगे, यहाँ पे t equal to 0 पे कोई चार्जिंग नहीं है तो रखो t equal to 0, ये 0 अपॉन कुछ भी 0 होता है, अरे इस पे रखो, ये ऐसे है, ये ऐसे माइनस t/τ, ऐसे 0 रखो, तो एक्सपोनेंशियल ये 0 अपॉन कुछ भी 0 होता है, तो एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल 0 होता है 1, और 1 माइनस 1 0, तो एक चार्ज कितना आ जाएगा 0, तो t equal to 0 पे कोई चार्ज नहीं था। किसी टाइम पर ऐसा कहते हैं इन्फिनाइट टाइम बाद ये चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इन्फिनाइट टाइम का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, देखो इधर टाइम कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, RC। RC क्या है,
आर है कितना, ये रहा 10 की पावर 6, और सी कितना है, कितना कैपेसिटेंस है 10⁻⁻9, रखो कितना आ गया 10⁻³ सेकेंड। यानी वो टाइम है जिस समय ये कम से कम 63.2% चार्ज हो जाता है। तो 10⁻³ सेकेंड में 0.001 सेकेंड में कितना परसेंट चार्ज हो जाता है, 63% चार्ज होता था लगभग। t = 0 सेकेंड पे कितना चार्ज था, डिस्चार्ज था, कुछ भी चार्ज नहीं था इसके पास। अरे t = 0 सेकेंड पे कितना चार्ज था, जीरो चार्ज था। t = 0.01 सेकेंड बाद कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज हो गया। मान लो टोटल चार्ज आना था कैपिटल Q, तो मान लो टोटल चार्ज आना था 1 कूलम, या टोटल चार्ज आना था 1 कूलम, तो इस पे आ जाएगा 0.632 कूलम चार्ज आ जाएगा। अरे वही तो होगा 63.2, कितने टाइम बाद, इतने टाइम बाद। ऐसा कहते हैं लगभग टाइम कांस्टेंट RC के 4-5 गुना टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो 10⁻³ को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तो इससे 4-5 गुना टाइम हो गया आराम से। तो यानी 1 सेकेंड हो गया वो, तो मैंने कहा था 1 सेकेंड में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और उस 1 सेकेंड को इसके कंपेयर में इन्फिनाइट बोल दिया जाता है, तो कहते हैं इन्फिनाइट टाइम बाद फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो तो रिलेटिव टर्म है ना, रिलेटिव टर्म। जब इसका टाइम कांस्टेंट ही 0.001 है तो उसके कंपेयर में तो ये बहुत बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है, तो इसलिए 1 सेकेंड में पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा है, जिस समय चार्जिंग चल रही है, यानी इस टाइम पर पूछ रहा है 0.001 सेकेंड पर। देखो रे ना, इस टाइम पर कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब इस टाइम पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। जब तक चार्जिंग चलती रहेगी जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और एक बार फुल्ली चार्ज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0। तो उस इंस्टेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें उस इंस्टेंट पे करंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट पता लग गया तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे यूजिंग एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, है ना, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो इससे निकाल लेंगे। तो क्या निकालना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि चार्ज तो आ ही गया होगा किस टाइम पर, 0 से 1 के बीच में जो टाइम रहेगा। इसने पूछा कौन से टाइम के लिए, -3, ये पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ द प्लेट आफ्टर t = 10⁻³ से। इस सेकंड, इस टाइम पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस टाइम पे Q चार्ज आ गया, मान लो कितना चार्ज आ गया यहाँ पे Q, और यहाँ पर कितना आ गया -Q। तो इस टाइम पर Q चार्ज आ गया। अब dQ बढ़ रहा है चार्ज, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा। तो इस इंस्टेंट पर Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कर वो सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब पहले हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ लगाएंगे, और इस पॉइंट को काटते हुए एक क्या बना लेंगे, एम्पीरियन लूप बना लेंगे। याद है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप बना लेंगे इस पॉइंट को काटते हुए। तो एम्पीरियन लूप यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसकी डायरेक्शन मान लेंगे, करंट ऐसे चल रहा है ना एक्चुअल में, ऐसे कंडक्शन करंट ऐसे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐसे चल रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही मान लेंगे, ऐसे। एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हम मानते हैं, एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हम मानते हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको ऐसे एम्पीरियन लूप को हम मानते हैं और उसकी डायरेक्शन भी हम मानते हैं। तो ये हो गया, ये वो P पॉइंट हो गया, हमने एम्पीरियन लूप मान लिया और एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन मान लिया ऐसे। तो लगाया एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, B.dl = μ0 IC प्लस ID। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐसा होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हर पॉइंट पे B.dl
तो वही आएगा सेम हर बार, क्या बताएं इसको, बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। और क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इस सेम डिस्टेंस पर हैं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, बी और डी एल हो जाएगा इनटू में 2 पाई डी एल ये पूरी लेंथ पर करेंगे एम्पीरियन लूप पे तो 2 पाई आर आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा, ये तो cos 0 क्यों होगा, हाँ वो पता ही है, 2 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट, आई सी की वैल्यू तो 0 है, अंदर कौन सा करंट है, आई डी, तो म्यू नॉट आई डी, इतना पता है। और आर क्या है, आर है यहाँ से यहाँ तक का जो कि 0.5 मीटर है, और इस आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर। अब हमें ये निकालना है, ये तो वही है ना, इस लूप पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो है, और उसी लूप पे हमारा पॉइंट है पी, तो जो इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ये रहा, 2 पाई पता है, आर पता है, म्यू नॉट पता है, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट करंट इस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर, t इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड पर। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए क्या करें, स्टेप्स बताओ, क्या क्या स्टेप्स हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d/dt और d∅/dt, ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। तो देखो स्टेप्स फॉलो कर लो इसके, क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले चार्ज हो रहा है, सबसे पहला स्टेप है फाइंड चार्ज, सबसे पहला स्टेप है कि कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज है वो निकालो, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है चार्ज अगर आ गया फिर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या टाइम का फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार हर टाइम पे चेंज हो रहा है, जैसे चार्ज चेंज हो रहा है, प्लेट पर चार्ज चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करता है क्या बोलते हैं उसका नाम, मैग्नेटिक फील्ड या डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो चार्ज आएगा वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा Q/A∁0, यही तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, और Q यहाँ से निकाला था, मैंने कहा था पहला स्टेप Q निकालो, वो Q को यहाँ रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये A क्या है, एरिया ऑफ दिस एम्पीरियन लूप, नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये कैपेसिटर प्लेट पर, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0, और सिग्मा क्या होता है कि इस प्लेट पे कितनी चार्ज डेंसिटी है, और इस प्लेट पे कितनी चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो हम जो सिग्मा लेते हैं, सिग्मा निकालते हैं हम ऐसे, सिग्मा कैसे निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं कि भाई इस प्लेट पे कितना चार्ज है डिवाइड बाय इस प्लेट का एरिया इंटू ε0। तो किसका एरिया लेते हैं हम, प्लेट का, तो ए क्या है, कैपेसिटर प्लेट का एरिया है, ए क्या है, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, तीसरा स्टेप आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, EA cos θ। अब यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में, यहां से लेकर यहां तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है पूरे उसमें, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्या वो यहाँ वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो याद करो वो करंट वाला होता था, करंट वाला होता था, करंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी करंट है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है, अंदर भी करंट है, अंदर ऐसे वो कराया था ना सॉलिड वायर में जो करंट। तो जब हम एम्पीरियन लूप लेते थे यहाँ पर ऐसे एम्पीरियन लूप लेते थे और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे r दूरी पर, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कौन सा वाला लेते थे, ये वाला, क्योंकि यही वाला करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, ये वाला करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। या फिर ये कह लो ये है एक्चुअल में ये है कि जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा तो सबके वजह से, ये तो है, यही होता है एम्पीरियन लूप। क्या कहता है एम्पीरियन लूप, कहता है यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
यहाँ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। पर जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ना बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, तो ये जो आई है ये आई वो वाला लेते हैं जो इस लूप के अंदर होता है। ये फॉर्मूला इस हिसाब से डिजाइन है, किस हिसाब से डिजाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सबके वजह से आएगा, पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो उसमें जो करंट होगा वो उस लूप के अंदर वाला होगा। तो हम यहाँ पर जो करंट निकाल रहे हैं वो सिर्फ लूप के अंदर वाला निकालेंगे। अरे मुझे यहाँ क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो भी तो इस एरिया वाला आएगा, क्योंकि हम इस वाले करंट तो पूरे में फैला हुआ है। अरे डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे में फैला हुआ है, हमें कौन सा वाला करंट चाहिए जो इस लूप के अंदर है। तो इसमें जो डिस्प्ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर जो एरिया है वो कौन सा एरिया, एम्पीरियन लूप वाला एरिया, एम्पीरियन लूप एरिया, इसको ए डैश बोल देते हैं। और ये वाला एरिया कौन सा है, प्लेट वाला एरिया, कैपेसिटर प्लेट का एरिया, ये ए है ये ए डैश है। तो ये करेंगे, ये स्टेप फॉलो करने हमें, ये निकालना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अरे आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा है डिफिकल्ट। तो ये निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रखना है, और फिर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ रखना है, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब डिस्प्लेसमेंट करंट निकालोगे तो इसको यहाँ रखोगे, तो यहाँ रख के तब आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं पहला स्टेप कर देता हूँ आपके लिए, क्यू निकाल देता हूँ, वैसे मैंने निकाल दिया था क्यू निकाल देता हूँ इस इंस्टेंट पर। तो क्यू का फॉर्मूला ये रहा, सी वी 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टो, ऐसे लिख देते जैसे इसमें लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन, ये हो गया। देखो ध्यान से, क्यू की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू पता नहीं, अभी सी की वैल्यू पता है क्या, 10 की पावर -9। तो सी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -9। बैटरी के वोल्टेज की, बैटरी कितनी, वी कितना है 2, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कितना टाइम रखने के लिए कह रहा है वो, -3, 10⁻³ वो पूछा 10⁻³ सेकंड बाद कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पर रखेंगे, ये वो टाइम है जिस समय चार्ज हमें निकालना है कैपेसिटर प्लेट पे, कितना है 10⁻³ और कैपिटल ये टॉ क्या है, ये है टाइम कांस्टेंट, ये क्या है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ये बताता है कितने टाइम बाद ये चार्ज हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है RC, R कितना है हमारा 10 की पावर 6, C कितना है 10 की पावर -9, कितना है टाइम कांस्टेंट, यहाँ रख दो 10 की पावर -3, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -1। हाँ ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे 2 × 10⁻⁹ 1 माइनस 1/e, ठीक है 1 माइनस 1/e। तो इसको सॉल्व करना, 2 ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो e -1/e इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये होगा चार्ज किस टाइम पर, 10⁻³ सेकंड पर। ये आ गया आपका चार्ज, दिस इज योर चार्ज। देख लो ध्यान से कैसे निकाला चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला दिया हुआ था क्वेश्चन में कि किसी भी टी टाइम पर कितना चार्ज होगा कैपेसिटर में, वो बताया हुआ है। मैंने क्या कहा था, t = इन्फिनिटी पर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। रखो जरा t = इन्फिनिटी, t = इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर आएगी -∞, क्या आएगी e की पावर आएगी -∞, मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर -∞ मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, और 1/e की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, अरे e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, कुछ 2 की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो होएगा, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी CV 1 - 0, चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी CV, यानी टोटल चार्ज जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है कैपेसिटर पे वो कितना आ सकता है CV आ सकता है। कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है CV, है ना। अरे यही तो आता है कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज V
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, तो Q इक्वल टू सी वी, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। ये याद है जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वही आ गया सी वी, ठीक है। लेकिन अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, कितना टाइम है, 10⁻³ तो 10⁻³ रखा हमने, ये रहा 10⁻³ तो यानी टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है RC, ये भी दी हुई है क्वेश्चन में। इसकी R की वैल्यू रखी 10⁻6, C की 10⁻9, कितना हो गया 10⁻³ सेकेंड। तो इसको यहाँ रख दिया 10⁻³ सेकेंड, ये तो टाइम था और ये हमारा टाइम कांस्टेंट 10⁻³ और ये हमने रख दिया C की वैल्यू 10⁻9 इंटू में 2, तो 2 इंटू 10⁻³ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -1, तो 2 इंटू, ये तो मैक्सिमम चार्ज है 2 इंटू 10⁻9, अरे CV है ना, ये CV इज द मैक्सिमम चार्ज। ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1 हो गया 1 अपॉन ई, एलसीएम लेंगे इसका तो E माइनस 1 अपॉन ई इंटू में 2 इंटू 10⁻9 कूलम, दिस इज द चार्ज आफ्टर टाइम 10⁻³ सेकेंड। अब इसको जरा मैं सॉल्व करूँ ना, अगर E माइनस 1 अपॉन ई, तो इसकी वैल्यू आती है E माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड बाय E। देखो इसकी वैल्यू आ गई है 0.632। मैंने बोला था ना ये वो टाइम है जिस समय कैपेसिटर हो जाएगा 63.2% ऑफ टोटल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो यही आती है। मैक्सिमम चार्ज कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻9, ये है मैक्सिमम चार्ज। अरे यही तो है CV, तो मैक्सिमम चार्ज है। C की वैल्यू रखी, सॉरी V की वैल्यू रखी 2 और C की वैल्यू 10⁻9, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। और इस पूरे की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.632, तो हो गया ये 63.2% हो गया मैक्सिमम चार्ज का। दिस इज द चार्ज आफ्टर टाइम कितना 10⁻3, तो इतने सेकंड बाद इतना चार्ज होता है, तो इतना चार्ज आएगा इस पे, ठीक है। तो ये चार्ज निकल गया, आखिरी में रखना चार्ज, ऐसे मत रखना। फिर इस चार्ज को निकालने के बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लिख लो, इतने उतने। फिर आप ट्राई करो एक बार, इतना ये लिखो। ये है स्टेप्स टू फाइंड, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। वैसे स्टेप्स से करोगे तो हो जाएगा। स्टेप्स टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, स्टेप्स टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ये स्टेप्स है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें इसको, तो एक ही बार टर्म में रखें जो आपने निकाला है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, हाँ, तो क्यू को रख देंगे, वो e की पावर -1 अपॉन e की टर्म में रखें या फिर नहीं क्यू को क्यू ही रखो, अभी क्यू को क्यू ही रखो, वो आखिरी में रख देना। अरे क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रख देना, ये 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.632 जो भी आएगा, क्यू को क्यू ही रहने दो अभी, बाकी वैसे चलने दो। ये लिख लो, फिर मैं कराता हूँ आपको, नहीं तुम करो ऐसा करो। एक और है ऐसा ही क्वेश्चन इसका, ये भी बड़ा ही क्वेश्चन है, एक और नहीं है, 2 हैं ऐसे ही क्वेश्चन, वो मैं तुम्हारे करने के लिए दे दूंगा, तुम कर लेना। हाँ इसी टाइप का है, बाकी नोट्स में तो है ही आंसर, उसमें उससे समझ लेना, ठीक है। मैं यही वाला कराऊंगा, कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट उसमें लिख रखा है, उसमें लिखा हुआ है स्टेप्स टू फाइंड ID, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ये, ऐसे उसमें एक और लिखा हुआ है, उससे हो जाएगा। नहीं तो पूछ लेना, ठीक है, लेकिन करना जरूर। ये एक मैंने कराई दिया तुम्हें।
इन दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वही तो है। वो क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, तो उसमें लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रहेगी 1 मीटर। और इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो वाला लेना है जो एम्पीरियन लूप के अंदर है। तो उसका रेडियस कितना है, 0.5 मीटर, आधा है उसका, तो 1/4 का फैक्टर आएगा यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो वही पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा। आसपास की जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से बनेगा। लेकिन जब फॉर्मूले में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट रखना है, वो सिर्फ इस एरिया के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो वाला डिस्प्लेसमेंट करंट रखना। तो इसलिए यहाँ पे जो एरिया आएगा फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वो वही आएगा R/2। ये लिख लिया चार्ज आपने, ये चार्ज लिख लिया? हाँ, ये लिखो जल्दी से, फिर मैं इसको मिटाऊं, आगे करूंगा फिर क्वेश्चन। जगह यहीं पर है बस, और कहीं जगह है ही नहीं। इस चार्ज की वैल्यू देखो, बहुत आसान है। चार्ज की वैल्यू Q बराबर CV 1 - E - T/τ। नहीं, फोटो खींच लो इसकी। भाई तेरा तो ऐसे 3 क्वेश्चन है, तीनों नोट्स में, वो लाइन्स हैं। क्या कर सकता है? मेरे सिर पर कौन मेरा तेरा? तीन क्वेश्चन है, तीनों लाइन से हैं और नोट्स में, ठीक है, तीनों के सॉल्यूशन है। बताओ, लिख लिए चार्ज? मैं आगे कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो चार्ज मिल गया हमें। पहला स्टेप क्या था, फाइंड चार्ज। सेकंड स्टेप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो चार्ज आया डिवाइड बाय, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट्स पर जो चार्ज डेंसिटी है, प्लेट के सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है, तो प्लेट के सरफेस पे चार्ज आया Q, वो जो भी हमने निकाला फर्स्ट स्टेप में, डिवाइड बाय प्लेट का एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया ऑफ प्लेट हम रख रहे हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लेट क्या रख रहे हैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर, या फिर ऐसे रख लो, पाई स्मॉल r स्क्वायर ही रख लो, क्योंकि कैपिटल R हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किया होगा, ये रहा ना RC, इसलिए स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड स्टेप बोलो, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, तो एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरफ होगा, क्या इसको क्रॉस करके हुए जा रहा होगा, अरे बोलो, यस सर, यस है ना। अरे ऐसे है एरिया, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, cos 0 हो जाएगा, अरे cos 0 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू π/2 और π/4। एरिया वो वाला एरिया है, एम्पीरियन लूप वाला एरिया, और एम्पीरियन लूप का एरिया होता है पाई R, ये R है ना, ये R क्या है, ये वाला R, पूरा R, और ये है R/2, तो यहाँ पर रखेंगे पाई R/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका है पाई R/2 का स्क्वायर, और cos 0 1, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4, अरे बोलो R स्क्वायर अपॉन 4, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें निकाल,
एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट रहा है क्या? नहीं, उसमें कटेगा आईडी में। हाँ वो बाद में आएगा ना। हाँ ये मिटा दे, लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या स्टेप है? फोर्थ, आईडी निकालना, डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया, आईडी। आईडी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? ये रहा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वाला जो क्यू है ना, ध्यान समझना एक बार, ये वाला जो क्यू है, यहां पे जो क्यू है, यहां पे जो क्यू है, और जो ये शुरुआत में जो क्यू है, ये जो क्यू आया हमारा, जो भी सॉल्व करके आया था, ये उस इंस्टेंट का क्यू है जो प्लेट पर आया है, पर वो लगातार चेंज हो रहा है। हाँ। तो ये जो क्यू है टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टाइम का। अब तुम ध्यान से सोचना भी, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये आएगा डी अपॉन डी टी क्यू। अब डी अपॉन डी टी क्यू कैसा आएगा? अब सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? क्या ये क्यू दिया हुआ है हमें? ये क्यू हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू मुझे याद करनी है, सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो। यही दिया हुआ है क्यू की वैल्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यही तो है जो क्यू बदल रहा है। तो आंसर आ जाएगा 1/4 सी वी बाहर। ठीक है, सी वी कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया। डी अपॉन डी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टो। सी वी कॉन्स्टेंट बाहर, 1/4। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, तो अलग अलग लिख देते हैं। डी अपॉन डी टी 1 का माइनस डी अपॉन डी टी e की पावर माइनस टी बाय टो। देखो तुम में इसका ये आ रहा होगा डिफरेंशिएशन, पर मुझे पूरा बताना है ना। कोई बात नहीं, करने को तो एक स्टेप में हो जाएगी डिफरेंशिएशन। सी वी अपॉन 4, बोलो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डिफरेंस, माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस टी बाय टो, वही हो जाएगा। और जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी बाय टो, ये है। और ये टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो 1/टो बाहर आ जाएगा, और टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा माइनस में। अरे टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है? 1। अरे टो बाहर, ये टो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? डी अपॉन डी टी माइनस टी। इस माइनस को भी बाहर ले लो, अरे टो बाहर, इस माइनस को बाहर ले लिया, माइनस। अब बचा क्या? 1, सॉरी टी बचा, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन करके आया -1/टो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सी वी अपॉन 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई टो, और डिवाइड बाय, ये हो गया। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ी है, नीचे 4 आएगा, 4 है, हाँ 4। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सी की वैल्यू रखो जल्दी से, 10 के पावर -9, वी की वैल्यू 2 वोल्ट, 4, आर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी? आरसी। अरे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी? आरसी, हाँ 10 पावर -3 सेकंड। अच्छा हमने चार्ज भी निकाला, जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना आ गया? 10 पावर -3 सेकंड। ई की पावर माइनस, और टाइम क्या कह रहा है, किस टाइम पे चाहिए? 10 पावर -3 पर, और इसकी वैल्यू 10 पावर -3, तो एक कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, और ये 10 पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 पावर -3 + 3/2 इंटू ई की पावर -1, तो ये हो गया -6/2e, 10 के पावर -6/2e। ये इसको यहां रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0 इनटू में आईडी की वैल्यू कितनी है? ये आई ना हमारी, ये रही
10 की पावर -6 अपॉन 2e अपॉन 2 पाई, और स्मॉल आर ये वाला कौन सा आर है, ये वाला 0.5 यानी 1/2। 0.5 है ना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता दो जल्दी से, जो भी आएगा वही आएगा मैग्नीट्यूड। मैं रख देता हूँ। ओ इसको ऐसा करो, इसको काटो मत, 2 पाई है ना, 1/2 है, तो इसको इससे काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो μ0/4 पाई हो गया। तो हो गया 2 × 10⁻⁻7, 2 इंटू ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ई, तो ये आ गया, देखते हैं 2/e कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय ई, यानी 0.73 इंटू 10⁻13, 0.73 इंटू 10⁻13 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, -3 ये है भाई तुम्हारा आंसर आधे घंटे में जो निकला है। हाँ तो यही है 7.3 इंटू 10⁻14 टेस्ला, यही है। ये तुम्हारे एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का। ये पूरा मैंने सॉल्व कर रखा नोट्स में, देख लेना वहां पे चाहो तो, नोट्स तो मैं भेज रखे हैं पहले से। यस सर। ये आइडिया है। ठीक है, ये एम्पेयर में आएगा ना करंट, ये आएगा। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन और है नोट्स में है, इसके जस्ट बाद ही हैं वो दोनों क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है स्टेप्स टू फाइंड, समझ आ जाएगा ये नोट्स फोटो में। स्टेप्स टू फाइंड चीजें और जो भी है ना, कि मतलब उस वाले क्वेश्चन में ये वाले स्टेप्स नहीं चलेंगे, अलग स्टेप चलेंगे। तो देख लेना वो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। कहाँ गया? है आसानी, ऐसा कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा है इसमें, है ना। बस सीक्वेंस वाइज करोगे आसानी से हो जाएगा। भाई हमें पता है आईडी निकालना है, आईडी निकालना तो चार्ज लिख लो, मान लो क्यू है तो फिर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ रख दो, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। नमस्ते।